भारत का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह एक स्वायत्त राज्य बन पाएगा या एक स्वतंत्र राज्य की कल्पना की जा रही है? क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा 3 सदस्यों की एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। इनके द्वारा जनवरी 2026 तक एक रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसकी अंतिम रिपोर्ट 2028 में पेश होगी। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा शक्ति अभी तक केंद्र सरकार के पास में है, जबकि वह शक्तियां राज्य सरकार के पास में होनी चाहिए। इसी के चलते इन्होंने एक देश का एग्जाम्पल तक दे डाला है। अमेरिका की बात कही है, बताया कि कैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और उनमें सबसे ज्यादा राज्य सरकारों के पास में शक्तियां हैं, ना कि केंद्र सरकार के पास में। जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश की सारी चीजें कर सकता है, तो फिर भारत क्यों नहीं? और इन्हीं बातों को लेकर भारत और तमिलनाडु के मध्य में एक छोटे मोटी जंग कहीं ना कहीं छिड़ गई है। तो नमस्कार साथियों, साथ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चौकी बात में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे केंद्र सरकार और तमिलनाडु की M.K. स्टालिन की सरकार यानी DMK कैसे एक दूसरे के बीच में रस्साकसी तंग गई है। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल। क्योंकि M.K. स्टालिन ने पहला मुद्दा नहीं पहले तो मुद्दा नहीं बनाया, फिर पिछले कई महीनों में हर टाइम तमिलनाडु के अंदर एक नया मुद्दा उठता है। आज मैं आपको तमिलनाडु के सारे मुद्दों को बताने वाला हूँ, क्योंकि कौन कौन सी बात को लेकर केंद्र सरकार के वो हर समय उसमें अपने बेड़े में शामिल कर लेते हैं। अब सबसे मेन बात यह है कि उन्होंने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। पहले आप इन 3 सदस्यों की कमेटी के बारे में जान लीजिए, कौन है या जो कि आने वाले 2026 में जनवरी 2026 में रिपोर्ट पेश करेंगे। तमिलनाडु की उच्च स्तरीय कमेटी, जिसमें एक इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं कुरियन जोसेफ, जो एक टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब रिटायर हो चुके हैं। इनके साथ में 2 मेंबर भी बनाए गए हैं, अशोक शेठ जो कि सीनियर IAS ऑफिसर हैं, और दूसरे हैं MU नागराजन, ये भी IAS अफसर रह चुके हैं। और आप जरा सोचें कि 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, क्या यह केंद्र सरकार के पक्ष में बोलेगी? नहीं। जबकि इसको बनाया है तमिलनाडु सरकार ने, तो यह तमिलनाडु सरकार के पक्ष में ही। भारत में कई सारे राज्य हैं, इनमें से तमिलनाडु ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो इससे पहले भी स्वायत्त राज्य की कल्पना कर चुका है। आपको बता दूं, जब तमिलनाडु के अंदर करुणानिधि की सरकार थी, तब वो CM थे। मांगे तो उनकी सरकार के टाइम में भी एक रिपोर्ट बनाई थी, एक समिति बनाई गई थी, जिसको राज्य मन्नार आयोग भी जानते हैं हम। राज्य मन्नार के नाम से एक समिति का गठन हुआ 1969 में, और जब उसके बाद में सरकारी आयोग द्वारा फिर पूंजी आयोग बना। और ये सारे के सारे आयोग जो है केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के बारे में ही चर्चा करते हैं। इन्होंने पहले भी कोशिश की थी कि एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि तमिलनाडु को एक स्वायत्त राज्य बनाया जाए। आप जरा सोचो, अगर एक राज्य डिमांड करेगा स्वायत्त राज्य बनाया जाए, तो आप जरा सोचो कि अगर एक राज्य डिमांड करेगा तो कल से 4 और राज्य खड़े हो जाएंगे। फिर केंद्र सरकार किस किस की बात यहाँ तक मानेगी? खैर, अब हम सबसे पहले लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने कौन कौन से मुद्दे पर अपनी अभी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले पर विवाद बना दिया है। M.K. स्टालिन साहब ने पहले फिल्म में भी ट्राई किया था, पर यहाँ पर विलन ना बन सके तो तमिलनाडु सरकार चला है कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ पर विलन बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा देखो कि कुछ समय पहले अमित शाह के द्वारा भोपाल के अंदर एक समिट आयोजित की गई थी। उसमें उन्होंने बोला था कि मेडिकल की जो पढ़ाई कहीं ना कहीं कठिन पढ़ाई है, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश समझने में कई कठिनाई भी होते थे। तो हम क्या करते हैं कि उनके लिए हिंदी लैंग्वेज की बुक्स हैं उनका अनावरण कर देते हैं। तो उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए का अनावरण कर दिया, और यहाँ ऐसा तो नहीं बोला कि जितने भी साउथ इंडियन राज्य हैं उन सबको अंदर हिंदी लैंग्वेज थोप दी जाएगी कि मेडिकल की पढ़ाई अब आपको भी हिंदी लैंग्वेज में करनी पड़ेगी। इस मुद्दे को बना दिया किसने? तमिलनाडु सरकार ने। अब ट्राई लैंग्वेज को इन्होंने क्या मुद्दा बनाया, जरा समझो कि जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषा सिखाई जाएंगी। 3 भाषाओं में केंद्र सरकार ने 3 भाषा बोली है। इसमें 3 भाषाएं केंद्र सरकार ने बोली थी। पहला इन्होंने क्या बोला था कि स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है, इसको हम प्राइमरी एजुकेशन देंगे। पहला मातृभाषा के लिए बोला गया।
अगर आप गुजराती हो तो गुजरात लैंग्वेज बोलो, अगर आप उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हो तो वहां की लैंग्वेज बोलो, अगर आप कर्नाटक से हैं तो कन्नड़ लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहला आप अपनी मातृभाषा को प्रायोरिटी दो। दूसरा इन्होंने बोला था आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा। अब राज्य की दूसरी भाषा वाले जो को दौरा दिया, जिन्होंने सिर्फ मुद्दा बनाया किसको, हिंदी को। क्या ये बोला कि यह केंद्र सरकार जो हमारे ऊपर हिंदी लैंग्वेज को थोपना चाह रही है। आगे की लाइन तो तमिलनाडु के लोगों को दिखाई नहीं दी। इन्होंने सिर्फ लैंग्वेज को नहीं दिखाया बल्कि हिंदी थोपी जा रही है ये कहा, जिसके चलते आप लोगों को बताया गया कि कुछ महीने पहले बड़ा विवाद शुरू हुआ रुपए के सिंबल को भी लेकर। उन्होंने तमिलनाडु लैंग्वेज तब्दीली लैंग्वेज में चेंज कर दिया, जगह जगह दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया, और हमारे ऊपर तो हिंदी को थोपा जा रहा है। आपको बता दें कुछ समय पहले हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा था कि मैं एक ऐसे स्टेट से आती हूँ जहां पर हिंदी को बोलना कहीं ना कहीं गुनाह माना जाता है। अब हिंदी को इतना बुरा क्यों बना रखा है, ये लोग यही जाने। खैर, मैं बोलूंगा कि अगर मैं हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मुझे अच्छी लगती है, तमिल लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है, कन्नड़ मैं सीखना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि लैंग्वेज को सीख, पर मैं किसी लैंग्वेज का अपमान नहीं करना चाहता कर सकता। यह किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले हमारे देश के पीएम वहां पर काम संबंधी काम की वजह से पम्मा ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए गए थे। उस समय तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन थे वो उनके पास में नहीं आए थे। तो उन्होंने वहीं अपनी स्पीच के दौरान एक बात कही थी कि तमिलनाडु क्षेत्र से जो मेरे पास में अभी तक चिट्ठी आती रही है उनमें उन्होंने हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही लैंग्वेज का यूज किया है, और जब सिग्नेचर की बात आती है तो सिग्नेचर वो अलग करते हैं। अपने राज्य की लैंग्वेज के अंदर सिग्नेचर क्यों नहीं करते हैं? तो मुझे तो वह लैंग्वेज पसंद है जो आप अपने ही राज्य के अपने ही भाषा में सिग्नेचर करो। कोई यहाँ अपनी लैंग्वेज को लेकर विरोध नहीं कर रहा है, पर यह जबरदस्ती विरोध बताना चाह रहे हैं। खैर, अब यही देखिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए बोला गया था कि राज्य के दूसरी भारतीय लैंग्वेज, हर राज्य के अंदर केवल एक लैंग्वेज नहीं होती, कई सारी लैंग्वेज भी ऐड होती हैं। अब तीसरे कहीं भी एक अंग्रेजी या किसी कोई भी और भारतीय भाषा या फिर विदेशी भाषा को ऐड करेंगे। सीधा सा अर्थ है कि केंद्र सरकार के कहने का मतलब 3 लैंग्वेज मातृभाषा को बढ़ावा दिया है। हिंदी भाषा को बोला और इंग्लिश के लिए बोला तो यहाँ कुछ गलत नहीं बोला, पर फिर भी इसको मुद्दा बनाया जा रहा है जबरदस्ती का। दूसरा मुद्दा अब जरा सुनिए, तमिलनाडु सरकार ने नीट से छूट की मांग की है। जो नीट का एग्जाम होता है न, जो मेडिकल की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई होती है, उनके लिए तमिलनाडु सरकार ने क्या फैसला लिया कि तमिलनाडु सरकार ने के जितने भी एमएलए हैं उन सभी एमएलए से एक पर्ची लिखवाई, उसमें सिग्नेचर कराए गए और पर्ची को भेज दिया राष्ट्रपति के पास। उस पर्ची में लिखा गया था कि हमारे यहाँ किसी भी टाइप की नीट की एग्जाम का आयोजन नहीं किया जाए। हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स बायो की पढ़ाई करते हैं उनके 12th में जितने परसेंटेज हैं उसके हिसाब से के आधार पर आप उनको एमबीबीएस की पढ़ाई में दाखिला दिलवा दीजिए। उनको कोई नीट बीट की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसे उस चीज के चलते जो राष्ट्रपति जी हैं क्या उसी चीज के चलते राष्ट्रपति जी ने क्या किया, उनके जो पूरा लेटर था उसे खारिज कर दिया। हम ऐसा नहीं, राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके पीछे सुनो, क्योंकि राष्ट्रपति जी को पता है कि अगर आज तमिलनाडु के लिए मान्यता दी तो कल से 2 नए राज्य और उठकर आगे खड़े होंगे। क्या उन बच्चों के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी? तो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रही नीट के उनके सपनों का क्या, अगर आपके राज्य के लिए मैं परमिशन दूंगा तो दूसरे राज्य का भी क्या होगा? तो इन्होंने इस बात को कहते हुए अब उसकी लेटर जो खारिज कर दिया। अब दूसरा, इन्होंने जब यह खारिज हुआ तो बाबा मुद्दा उठा दिया कि हिंदी का मुद्दा उठा दिया, और हिंदी के मुद्दे को बोला कि जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकार जो हमें 2600 करोड़ का आवंटन करने वाली थी ओनली फॉर पढ़ाई के लिए, शिक्षा को लेकर, तो हमने हिंदी का जैसे ही विरोध किया तो केंद्र सरकार ने हमारे साथ गलत किया, यह 2600 करोड़ रुपए रोक लिए। अब आप ही बताओ जरा, जब सरकार ने ऐसा किया ही नहीं, हिंदी को लेकर कुछ बोले ही नहीं और फालतू की बात करो, सरकार क्या करेगी? करो, रोक ली। इसके बाद में उन्होंने अब यह नीट का मुद्दा तो उठाया तो समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट रखा है तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के पावर को सीमित किया जाए। राज्यपाल देखो तो ये जो रवि जी हैं तमिलनाडु राज्यपाल, जो कि कहाँ के हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल है। अब इनके पास में 3 बोइंग और 3 बिल है। यह राज्यपाल है, मतलब 3 मेन पॉइंट है। यह राज्यपाल है,
पहली चीज। दूसरी बात यह है कि राज्य विधानसभाएं भी होती हैं, राज्य की विधानसभा जो स्टेट में होती है, और तीसरा प्रेसिडेंट की इनका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ के जो राज्यपाल रवि, इनके में जो 12 बिल पास होने के लिए आए थे, बट 12 में से 2 ही बिल इन्होंने पास किए, सॉरी 2 ही बिल जो थे वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया, बाकी जो 10 बिल थे उन्होंने अपने पास रख लिया होल्ड कर। तो इसी बात को लेकर M.K. स्टालिन जो ने मुद्दा बनाया और राज्यपाल के इस होल्ड किए हुए बिल है उन्हें चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि भाई साहब आप जो है अपने 2 बिल तो जो है प्रेसिडेंट के पास भेज दिए हैं, पर बाकी के जो 10 बिल है उन्हें किस हिसाब से अपने पास रख लिया है, होल्ड कर लिया है, क्योंकि यह जो शक्तियां हैं वो आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिली हुई है, पर फिर भी आप इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने घर से बनाए लिए हैं। राज्यपाल उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, या तो जो राज्यपाल है वो इन बिल्स को पास कर दें या फिर विधानसभा को तुरंत लौटा दें, फिर उनको प्रेसिडेंट के पास भेज दें। आपने जो है वो 2 ही बिल खाली प्रेसिडेंट के पास भेजे और बाकी पर आपने क्या किया, होल्ड कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इनको क्या करना पड़ा, उन बिल को पास करना पड़ा। तो इससे किसका फायदा हुआ, M.K. स्टालिन का। और यही मुद्दा इन्होंने नया बनाया, इन्होंने बना दिया। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, शिक्षा को राज्य सूची में लाने की अभी मांग की गई है। शुरुआती तौर पर संविधान को जब बनाया गया था तो कुछ और ही थी, और फिर संविधान में जब संशोधन होते गए तो फिर चीजों में चेंजेस भी आता गया। उसी को लेकर उन्होंने एक बार फिर से मुद्दा बनाया है एजुकेशन के मामले में। उससे पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, 7वीं अनुसूची होती है हमारे, उस अनुसूची के अंदर 3 पत्र देखे जाते हैं। पहली है संघ सूची, राज्य सूची और समर्थ। अब जो संघ सूची होती है वह केंद्र सरकार के पास होती है, यानी कि जो शक्तियां रक्षा है, विदेश मामले है, मुद्रा है, बैंकिंग है, यह सब किसके हाथों में है, तो ये केंद्र सरकार के हाथ में, क्योंकि सेना से रिलेटेड मामले में कौन व्यक्ति केंद्र सरकार का राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विदेशी मामले को देखेगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा, राज्य सरकार के पास में जो कानून है उसमें सर्वाधिक व्यवसाय है, पुलिस है, कृषि है, और इसके अलावा सिंचाई शामिल है। ठीक है, एक टाइम में यहाँ क्या था कि शिक्षा भी इस सूची में थी, यहाँ मतलब शिक्षा का विषय भी इस सूची में शामिल था। अब हम बात करते हैं तीसरे की, बढ़ते हैं तीसरी सूची में सारे विषय। यह है समवर्ती सूची में क्या कर दिया कि शिक्षा को जोड़ दिया गया। मैंने आपको पहले बोला था कि एक टाइम पर शिक्षा यहाँ से अलग हुआ करती थी, पर 42वां संविधान संशोधन 1976 का अमेंडमेंट लाया गया और उसके बाद में राज्य सरकार की सूची से शिक्षा को हटा केंद्र सरकार में शामिल समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। अब समवर्ती सूची में शामिल होने पर क्या होता है कि कौन कौन सी होती है, इसमें राज्य सरकारें भी होती हैं समवर्ती सूची में और केंद्र सरकार भी होती है, इसके अंदर शामिल होती है। अब इनका बोलना है कि एजुकेशन को जो है आप वापस से राज्य सरकार के अंदर में शामिल कर दो, और अगर जैसे ही राज्य सूची में शामिल हो जाएगा शिक्षा, तो फिर इनकी मनमानी चलेगी। नीट में जिसको चाहे उसको शामिल कर देंगे, जिसको नहीं बैठाना उसको नहीं बैठाएंगे, पढ़ाई कहाँ तक कैसे परसेंटेज पास करना है वो सब इनके हाथ में हो जाएगा। फिर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे लेवल होते हैं जिनके एग्जाम होती है जिसमें पूरे देश के स्टूडेंट जो थे वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। पर ये चाहते हैं कि ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि शक्तियां राज्य सरकार के पास में उससे ज्यादा कि केंद्र सरकार के पास में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए केंद्र सरकार के पास में। केंद्र सरकार बस ऐसे ही बैठकर देखते ही रहे कि राज्य के अंदर क्या क्या चल रहा है। इनके पास शक्तियां खाली कर दो, और कल से फिर राज्य सरकार बोलेंगे कि रक्षा मामले में भी हमें दे दो, हमें चाहिए, हम हस्तक्षेप करेंगे। विदेशी मामले में भी राज्य सरकार को हस्तक्षेप चाहिए, तो एक राज्य भी उठ खड़ा हुआ। तो अभी पश्चिम बंगाल में भी मुर्शिदाबाद जल रहा है, तो पश्चिम बंगाल में भी यही बात होगी कि कल से ममता दीदी भी आके बोल देंगी कि हमें भी एक ऐसा अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो बांग्लादेश के साथ में मिलना चाहते हैं। और फिर उनका क्या करोगे, एक बार फिर और बात यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि M.K. स्टालिन ने अभी 14 अप्रैल को उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि अभी हाल में सऊदी अरब के में जो भारत पर बैन लगाया है, कि बैन किस चीज का, जून जुलाई तक जो हज पर जाने वाले लोग हैं उनके वीजा पर बैन लगाया गया है, और भारत सरकार से एक जो कोटा है फिक्स कर लिया गया है कि तकरीबन 1,75,000 संख्या आएगी, जो इतने लोग ही इस्लाम धर्म के व्यक्ति हज करने जा सकते हैं। लेकिन 4 जून से होने वाला है। जब M.K. स्टालिन ट्वीट करके बोलते हैं कि भारत सरकार से बोलना चाहता हूं कि 1,75,000 के बजाय और भी ज्यादा लोगों को हज की यात्रा पर भेजा जाए। आप मुझे जरा बताएं कि जब भी होली रही या रक्षाबंधन रहे, तब दिवाली रही या फिर कुछ भी रहा हो, तो इन लोगों ने कभी भी
हिंदू लोगों के त्योहार पर कभी भी बात नहीं की, और ना ही कभी क्या बोलते हैं उसे, मुबारकबाद दी किसी भी हिंदुओं के त्योहार। बट जो मुस्लिम जो है उनकी हज के लिए बहुत बोल रहे हैं, पर किसी भी मामले में क्यों नहीं किया? जब कुंभ का मेला था उस पर ना बोले, उस पर ट्वीट नहीं किया। बस इन मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और यहाँ पर ट्वीट करने आ जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आते हैं कि तमिलनाडु सरकार ऐसा कर क्यों रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसके पीछे का रीजन है तमिलनाडु में जो M.K. स्टालिन आते हैं, ये डीएम की पार्टी से आते हैं। और अभी कुछ ही समय पहले अमित शाह ने यहाँ पर क्या किया था, दौरा किया था, और उसके बाद में यहाँ मिले, यहाँ तक कि इसमें यहाँ मिले आकर कि AIADMK पार्टी और बीजेपी और छोटी मोटी पार्टियां अन्य सब मिलकर क्या कर रही है कि गठबंधन सरकार बनाना चाह रही है। यहाँ यानी कि 2026 में अप्रैल मई के अंदर जो तमिलनाडु में वापस चुनाव होने वाले हैं, इनको लग रहा है कि डर कि कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएंगे तो हम ये हरा देंगे कहीं ना कहीं। उसी को चलते इनको इतना डर फैल गया है कि इन्होंने तमिलनाडु के लोगों के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है और वहां पर दंगे जैसी स्थितियों को पैदा कर दिया। कोशिश करिए कि अभी दंगे जैसी स्थिति लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश की गई है। अभी तो वहां पर मिलने में हमेशा, और उन्होंने ये सारी चीजें करी हैं। अब आप बताएं कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो भी डिमांड की जा रही है, क्या यह सही है? आज केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए, और अगर केंद्र सरकार कुछ फैसले ले रही है तो सही है या गलत है? आप जो सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कमेंट करें। और आपको कोई भी मन में सोच रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।